जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, वेतन आयोग ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं 8 CPC पर और आपको सवालों के जवाब देने हैं 16 मार्च 2026 तक। आज 15 तारीख हो गई है, कल है लास्ट डेट। आप 18 सवालों के जवाब दे सकते हैं, यानी आप अपने इनपुट दे सकते हैं वेतन आयोग को। आपको कैसा 8 CPC चाहिए, आप अपने सुझाव उस तरीके से दे सकते हैं सीधा वेतन आयोग को 8 CPC की वेबसाइट पे। तो दोस्तों सवालों के जो जवाब देने हैं आपको वो देने हैं 16 मार्च 2026 तक। साथ ही साथ वेतन आयोग ने आपसे मेमोरेंडम भी मांगा है, ज्ञापन भी मांगा है 8 CPC पर। आप मांग पत्र बना के 8 CPC की वेबसाइट पे जमा कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं 30 अप्रैल 2026 तक। जैसा आपको पता है, पहले शिव गोपाल मिश्रा जी ने इस पर एक मीटिंग भी करी थी, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने 18 सवालों के जवाब दिए थे वेतन आयोग के 8 CPC पर। और दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी को एक ज्ञापन भी बनाना है 8 CPC पर और वो देना है सीधा वेतन आयोग को। लेकिन दोस्तों उससे पहले NCJCM ने अपने ड्राफ्ट में 18 बिंदुओं पर सुझाव तैयार किए हैं। जी हाँ दोस्तों, NCJCM ने अपना एक ड्राफ्ट तैयार किया है 18 पॉइंट्स पे आपकी मांगों से संबंधित। अब दोस्तों NCJCM ने क्या डिमांड करी है, एक बार दोबारा 8 CPC पर ड्राफ्ट में, ये मैं आपको समझाऊंगा। 18 पॉइंट्स है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, जैसे कि दोस्तों भत्तों पर, छुट्टियों पर, पेंशन पे, सैलरी पे, फिटनेस फैक्टर पे, मिनिमम पे पर। तो दोस्तों यहां पे NCJCM ने कुछ सुझाव तैयार करे गए हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल नई जानकारी है आपके लिए। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया उसका परसेंटेज है 62%। तो इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। जिन पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद वीडियो देखना आप शुरू कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको समझा रहा हूं NCJCM के सुझाव। जी हां दोस्तों, 8th पे कमीशन पे 10 नहीं, हर 5 साल में बने वेतन आयोग। जी हां दोस्तों, NCJCM ने एक सुझाव रखा है, एक सवाल है NCJCM का कि जो पे कमीशन है वो 10 साल में नहीं 5 साल में मिलना चाहिए। 5 साल का प्रस्ताव रखा है यहां पे NCJCM ने कि 10 साल में नहीं मिलना चाहिए पे कमीशन कोई भी, 5 साल में मिलना चाहिए। फिर सैलरी पे बात करी है, पेंशन पे बात करी है, भत्ते और छुट्टियों पर 18 सवाल जवाब यहां पे हुए हैं। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? NCJCM की ड्राफ्टिंग कमेटी ने कर्मचारी पक्ष की ओर से रखे जाने वाले ज्ञापन का मसौदा तैयार करने के लिए एक अहम मीटिंग करने के बाद 18 बिंदुओं पर अपने सुझाव तैयार करे हैं। जैसा आपको पता है NCJCM ने पहले इस पर एक मीटिंग भी करी थी, जिसमें NCJCM ने 18 सवालों का जवाब दिया था वेतन आयोग के। तो दोस्तों अब कुछ सुझाव और तैयार करे गए हैं NCJCM के द्वारा। कर्मचारी और पेंशनर्स अपने सुझाव कैसे भेज सकते हैं, यह भी हम नीचे बताएंगे। जी हां दोस्तों, किस तरीके से आप अपने सुझाव भेजेंगे इसकी जानकारी भी इन्होंने दी है। लेकिन उससे पहले जरा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि NCJCM ने अपने ड्राफ्ट में 18 बिंदुओं पर क्या सुझाव तैयार करे हैं। सबसे पहला सुझाव है सैलरी का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। जी हां दोस्तों, सैलरी और पेंशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसा फॉर्मूला उसका होना चाहिए। सबसे पहले बात करी है मिनिमम पे के बारे में। केंद्र सरकार में न्यूनतम वेतन तय करने के लिए आपका आधार क्या होना चाहिए। जी हां दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है यहां पे, केंद्र सरकार में न्यूनतम वेतन तय करने के लिए, मिनिमम पे तय करने के लिए क्या आधार होना चाहिए। अब इसका उत्तर दिया है न्यूनतम वेतन 15वीं भारतीय श्रम कांग्रेस के
मानदंडों और डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूले जिसमें भोजन, कपड़े और आवास की जरूरत पर आधारित होना चाहिए। यानी मिनिमम पे किस पे तैयार होनी चाहिए? भोजन, कपड़े और आवास की जरूरत पे, डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूले के आधार पे। इसमें वर्तमान महंगाई और जीवन स्तर को जोड़कर वैज्ञानिक तरीके से वृद्धि की मांग करी है। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम पे बढ़नी चाहिए, लेकिन महंगाई के हिसाब से। जितनी महंगाई ज्यादा बढ़ रही है तो उसके हिसाब से 8 सीपीसी में मिनिमम पे ज्यादा बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, पहला यहां पे सुझाव है। फिर दोस्तों, अगला सुझाव फिटमेंट फैक्टर। पिछले वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर जैसे कि 2.57 के मुकाबले इस बार आपका क्या सुझाव है? 7 सीपीसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया। अब दोस्तों, 8 सीपीसी में कितना होना चाहिए? अब इस पे सुझाव रखा है। कर्मचारी पक्ष का तर्क है कि महंगाई और जीडीपी विकास दर को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से 3.15 के बीच रखा जाना चाहिए ताकि वास्तविक वेतन वृद्धि सम्मानजनक हो। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग करी है 2.86 से 3.15 के बीच, महंगाई को देखते हुए, जीवन गुणवत्ता को देखते हुए, एक आम आदमी की, एक परिवार की। फिर दोस्तों, अगला सुझाव वेतन अंतराल, पे मैट्रिक्स। क्या मौजूदा पे मैट्रिक्स सरल है या इसमें सुधार की जरूरत है? जो 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स है, क्या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? 8 सीपीसी में जो नई पे मैट्रिक्स मिलेगी, पे मैट्रिक्स को और पारदर्शी बनाने की जरूरत है ताकि वेतन वृद्धि और पदोन्नति का लाभ हर स्तर के कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से मिल सके। जी हाँ दोस्तों, पारदर्शी बनाना चाहिए पे मैट्रिक्स को, कोई गलती नहीं होनी चाहिए पे मैट्रिक्स में। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं, किसी में 2.57, किसी में 2.62, अधिकारियों के लिए 2.81। तो पारदर्शी होना चाहिए 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स, जिसमें कोई गलती ना हो, जिसमें सबको इक्वली फिटमेंट फैक्टर के साथ डिवाइड करा जा सके। फिर दोस्तों, अगला सुझाव है भत्ते और सुविधाएं, अलाउंसेस एंड बेनिफिट। सबसे पहला यहां पे महंगाई भत्ता, डीए डीआर। महंगाई भत्ते की गणना और इसे मूल वेतन में जोड़ने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? जी हां दोस्तों, डीए डीआर को मूल वेतन में जोड़ने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? अब सुझाव क्या है? जब भी महंगाई भत्ता 50% या फिर उससे अधिक हो जाए तो उसे तत्काल मूल वेतन में जोड़ दिया जाना चाहिए ताकि अन्य भत्तों का लाभ भी बढ़ सके। जी हां दोस्तों, ये सुझाव दिया है एनसीजेसीएम ने कि महंगाई भत्ते को, डीएडीआर को वेतन में जोड़ दिया जाए, बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, ये भी बहुत बेहतरीन सुझाव है। हालांकि ये सुझाव बहुत पहले से ही निकाला गया है, लेकिन सरकार इसे मानती नहीं है। फिर दोस्तों, अगला सुझाव क्या है? आवास किराया भत्ता, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। शहरों की श्रेणियां XYZ के आधार पर एचआरए की दरें क्या होनी चाहिए? क्या एचआरए रिवाइज होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अब दोस्तों, सुझाव क्या दिया है? किराया बहुत तेजी से बढ़ा है, इसलिए एचआरए की दरों को शहर की वास्तविक स्थिति के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। एचआरए को संशोधित किया जाना चाहिए वास्तविक स्थिति के अनुसार, यानी इसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। यह सुझाव दिया है। फिर दोस्तों, अगला सुझाव क्या है? पदोन्नति और एमएससीपी पर। क्या एमएससीपी योजना कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने में सफल रही है? जो प्रमोशन दिया जाता रहा है या फिर एमएससीपी दी जाती रही है, तो क्या ये कर्मचारियों को, पेंशनर्स को प्रोत्साहित करती हैं? अब इसका सुझाव क्या है? एमएससीपी में 10, 20, 30 साल की अवधि बहुत लंबी है। सिविल में है एमएससीपी 10, 20, 30 साल में, और डिफेंस में है 8, 16, 24 में। तो इसे घटाकर 8, 16, 24 साल करने या फिर 5 प्रमोशन देने की मांग करी गई है। हालांकि दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी और उनकी टीम के सदस्यों को डिफेंस की इतनी नॉलेज नहीं है कि डिफेंस में पेंशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों, हम कहीं ना कहीं अपने वीडियो के माध्यम से ये अनुरोध करते हैं कि शिव गोपाल मिश्रा जी और उनके टीम के सदस्य जो डिफेंस के मैटर है वो भी समझे और उस पर भी कुछ सुझाव वो दे। इन्होंने बात करी है एमएससीपी की, सिविल की। सिविल में 10, 20, 30 है एमएससीपी की अवधि लेने की, लेकिन ये मांग कर रहे हैं कि 10, 20, 30 की जगह 8, 16, 24 करी जाए। और 8, 16, 24 तो डिफेंस की है एमएससीपी, 8, 16, 24 में दिया जाता है जवानों को, जेसीओस को। तो दोस्तों, ये और कम होना चाहिए डिफेंस में। 8, 16, 24 की जगह यहां पर 8 की जगह 5 कर सकते हैं या फिर 6 कर सकते हैं।
16 की जगह 12 कर सकते हैं और 24 की जगह और कम कर सकते हैं। तो डिफेंस में इस तरीके की एमएससीपी के रूल प्रावधान होने चाहिए, चेंज होने चाहिए, क्योंकि कम उम्र में बहुत से जवान घर आ जाते हैं, तो उनकी सर्विस को देखते हुए एमएससीपी के कुछ रूल्स संशोधन होने चाहिए, कम होने चाहिए। फिर दोस्तों अगला सुझाव है भत्तों का युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ अलाउंसेस। क्या किसी विशेष भत्ते को बंद या फिर संयोजित किया जाना चाहिए? अब दोस्तों इन्होंने बात करी है जोखिम भत्ते की, जैसे कि जोखिम भरे कार्य, रिस्क अलाउंस और विशेष परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, इन्होंने बात करी है रिस्क अलाउंस की, कि रिस्क अलाउंस किस पे बनता है, किस आधार पे बना जाता है, विशेष रूप में उन परिस्थितियों पे जहां पर परिस्थितियां थोड़ी गंभीर हैं, ऐसी लोकेशन जहां पे लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों रेलवे में भी रिस्क अलाउंस दिया जाता है, जो पटरियों पे काम करते हैं, जहां पर मुश्किल कंडीशन में काम किया जाता है। हालांकि दोस्तों ये यहाँ पे सिविल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें मिलिट्री सर्विस पे भी इंक्लूड करूंगा जवानों की, क्योंकि जवान भी जहां पे तैनात रहते हैं वो भी मुश्किल कंडीशन है। सबसे पहले गोली जवान को ही आकर लगती है, तो दोस्तों उनकी जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित कंडीशन नहीं है। भले वो देश की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए यहाँ पर जोखिम भत्ता बढ़ना चाहिए, चाहे वो रेलवे का हो या फिर दोस्तों वो डिफेंस का हो। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जोखिम भत्ता बढ़ाने की बात करी है कि कर्मचारियों के भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं इसमें डिफेंस की मिलिट्री सर्विस पे भी ऐड करूंगा। हालांकि दोस्तों इन्होंने रिस्क अलाउंस की बात करी है, तो मे भी ये मिलिट्री सर्विस पे और जो रेलवे में रिस्क होता है उसको देखकर बात करी हो। फिर दोस्तों अगला सुझाव है यहाँ पे पेंशन संशोधन, पेंशन का रिवीजन। पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संशोधन का आधार क्या होना चाहिए, किस तरीके से पेंशन रिवाइज होनी चाहिए। पेंशन भोगियों को भी सेवारत कर्मचारियों के समान ही फिटमेंट लाभ मिलना चाहिए, यानी जो सेवारत कर्मचारियों को लाभ मिलता है फिटमेंट फैक्टर का, तो वही सेम लाभ पेंशनर्स को भी मिलना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत का पालन हो, यानी कि जो डिफेंस में वन रैंक वन पेंशन दी जाती है, तो ठीक इसी तरीके की पेंशन दूसरे डिपार्टमेंट में भी दी जाए, यानी समान पेंशन दी जाए। अब दोस्तों इनको शायद पता नहीं है कि वन रैंक वन पेंशन में कितनी सारी विसंगति है। जैसा मैंने आपको बताया, शिव गोपाल मिश्रा जी को या फिर इनकी टीम के सदस्यों को डिफेंस की नॉलेज नहीं है कि डिफेंस में क्या क्या प्रॉब्लम है, वन रैंक वन पेंशन कब आई, क्या प्रॉब्लम है, किन रैंकों को ज्यादा घाटा हुआ, किन को फायदा हुआ, एक्स ग्रुप की क्या विसंगति है, मिलिट्री सर्विस पे क्या है, इनको जानकारी नहीं है। ये तो सिर्फ कह रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन का जो सिद्धांत है वो सिविल में भी लागू करा जाए, वन रैंक वन पेंशन, एक समान पेंशन दी जाए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन दोस्तों वन रैंक वन पेंशन में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक वो सुधरी नहीं है। तो ये मुद्दा भी उठना चाहिए शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। जब आप सिविल की डिमांड उठा रहे हो तो डिफेंस की भी डिमांड आप उठाइए, जो रूल्स है रेगुलेशन है वो भी आप समझिए, उसके आधार पे आप सुझाव दीजिए, ऐसा मेरा कहना है। बाकी आपका क्या कहना है जरा आप नीचे कमेंट में जरूर आप बताइएगा। फिर दोस्तों अगला सुझाव है यहाँ पे अतिरिक्त पेंशन, एडिशनल पेंशन। क्या 80 वर्ष के बाद मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को पहले 65 या फिर 70 वर्ष से शुरू किया जाना चाहिए? एक सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ी डिमांड, जो एडिशनल पेंशन का लाभ है वो 80 साल पे नहीं, कम उम्र में ही दिया जाना चाहिए। अब सुझाव क्या दिया है? हाँ, 65, 70 और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5%, 10% और 15% की वृद्धि का प्रावधान होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सुझाव भी रखा गया है कि एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 वर्ष पे 15%, क्योंकि 80 साल पे बहुत से पेंशनर्स नहीं पहुंच पाते हैं, कई तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए सही फायदा लेने के लिए या फिर देने के लिए कम उम्र में ही एडिशनल पेंशन दी जाए सरकार के द्वारा। तो ये भी प्रस्ताव है, ये भी एक सुझाव है। फिर नई पेंशन योजना बनाम पुरानी पेंशन योजना, एनपीएस और ओपीएस, मौजूदा पेंशन व्यवस्था पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सुझाव है? तो एनसीजेसीएम ने क्या कहा है? कर्मचारी पक्ष की स्पष्ट मांग है कि एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया जाए, क्योंकि एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस में, यूपीएस में कोई पेंशन की हमेशा के लिए कोई गारंटी नहीं है। पेंशन तो मिलेगी लेकिन कहीं ना कहीं कम पेंशन है, वो उससे जीवन का गुजारा नहीं होता। तो इसलिए एनपीएस और यूपीएस को हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। एनपीएस भी एक कॉर्पोरेट फंड है, एक स्कीम है जिसके तहत आपका जमा हुआ पैसा या फिर सरकार का जमा हुआ पैसा
टोटल कॉर्पस फंड में से टोटल कॉर्पोरेट फंड में से 40% की आपकी पेंशन बना दी जाती है कुछ स्कीमों के द्वारा। आफ्टर रिटायरमेंट वो आपको दी जाती है, लेकिन वो भी एक तरीके की सुरक्षित पेंशन नहीं है। पेंशन मिलेगी, लेकिन उस पेंशन से कोई गुजारा नहीं होता। किसी को 2500 रुपए पेंशन मिल रही है, किसी को 3000 रुपए मिल रही है, किसी को 8000 मिल रही है, 5000 मिल रही है। तो एनपीएस में ऐसी पेंशन मिलती है। तो ये वाली पेंशन नहीं चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम पेंशन चाहिए, जो लास्ट पे डॉन के आधार पे दी जाती है। लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन। तो दोस्तों ये सुझाव भी रखा है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाना। फिर क्या लिखा है दोस्तों, क्या हर 10 साल में वेतन आयोग बनना सही है या इसे बदला जाना चाहिए? जी हां दोस्तों, एक सवाल पूछा था यहां पे, तो उसका सुझाव दिया है, वेतन की समीक्षा हर 5 साल में या फिर जब भी महंगाई दर बहुत अधिक बढ़ जाए तब होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, जब महंगाई बढ़ जाए तब आपकी पेंशन रिवाइज कर दी जाए। यानी 10 साल का जो रूल है, 10 साल में कोई भी पे कमीशन ना दिया जाए, उससे पहले 5 साल में वेतन आयोग दे दिया जाए और 5 साल में वेतन की समीक्षा करी जाए। यानी वेतन पेंशन का संशोधन 5 साल में ही कर दिया जाए, या फिर जब महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के हिसाब से पेंशन और सैलरी भी आपकी बढ़ा दी जाए। तो दोस्तों ये सुझाव भी रखा है एनसीजेसीएम ने, जो सीधा वेतन आयोग को कहीं ना कहीं भेजा जा सकता है आगे। तो दोस्तों सुझाव तो बिल्कुल सही है, जो सुझाव दिए गए हैं, जो जवाब दिए गए वो बिल्कुल सही दिए है एनसीजेसीएम ने। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफेंस का मैटर भी अगर ये इंक्लूड कर ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वैसे सुझावों में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही सुझाव दिए गए हैं। अब सरकार को कैसे भेज सकते हैं सुझाव? जी हाँ दोस्तों कल है लास्ट डेट 16 मार्च 2026। कल तक आपको 18 सवालों के जवाब देने हैं 8CPC की वेबसाइट पे। अब दोस्तों यहां पर आप कैसे भेज सकते हैं सुझाव? अब सरकार को कैसे आप भेजेंगे सुझाव? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सभी हितधारकों से उनके पक्ष और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये सबमिशन आप 30 अप्रैल 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 18 सवालों के जवाब आप दे सकते हैं 16 मार्च 2026 तक, और आप अपना ज्ञापन जमा कर सकते हैं, मेमोरेंडम जमा कर सकते हैं 8CPC का 8CPC की वेबसाइट पे 30 अप्रैल 2026 तक। यानी 2 डेट है, यहाँ पे 2 डेट है। 16 मार्च 2026 तक आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं जो सरकार ने पूछे हैं, और 30 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, अपना ज्ञापन जमा कर सकते हैं 8CPC की वेबसाइट पे। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर सेवारत कर्मचारी और पेंशनर के संघों और यूनियन संगठनों संस्थानों के साथ साथ व्यक्तिगत कर्मचारी, पेंशनर्स और इच्छुक व्यक्तियों से सुझाव मांगे हैं। चाहे कोई भी हो, आप अपने सुझाव जमा कर सकते हैं। इसके लिए ज्ञापन का एक प्रतिनिधि का एक ऑनलाइन प्रारूप, ऑनलाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेट भी जारी किया गया है। तो दोस्तों ये सारा काम आप 8CPC की वेबसाइट पे कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार ज्ञापन जमा करने का यह प्रारूप mygovernment.in पोर्टल और वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही जानकारी इन्होंने दी है, सही सुझाव यहाँ पे रखे हैं। बाकी आपका अपना विचार क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो एनसीजेसीएम ने ये सुझाव रखे हैं। तो दोस्तों ये कुछ नई जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। ऐसी और जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।